बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मंजिल ब मंजिल के ताज़ा एडिशन के साथ शिराज खान हाज़िर खिदमत है। मसला कश्मीर के हवाले से बहुत सारे नारे और बहुत सारे दावे किए जाते हैं। कोई कश्मीर को खुद मुख्तार बनाना चाहता है, कोई कश्मीर का हलाक करना चाहता है पाकिस्तान से, और कोई क्या नारा लगाता है। दर्जनों के हिसाब से जमातें बनी हुई हैं। मिलियन मार्च लंदन में होता है तो मिलियन मार्च अनाउंस हुआ था, लेकिन हज़ारों, खबर ये थी कि हज़ारों की तादाद में लोगों ने इस मिलियन मार्च में शिरकत की है। क्या वजह है कि हमारी यूथ किसी हद तक इस मिलियन मार्च में गई तो है, ख़वातीन भी गई हैं, लेकिन मायूस लौटे हैं। और इस मिलियन मार्च की हम में हमारी जो तारीख है उसके ऊपर कितने मुस्बत असरात मरतब हुए हैं, और इससे क्या सबक सीख कर हम जो बरतानिया और यूरोप के अंदर जो कश्मीरी आबाद हैं वो इस तहरीक को खुद ही अपने हाथों में लेकर आगे जा सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के सियासतदान, पाकिस्तान के सियासतदान यहाँ पर आते हैं और वो हमें मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ प्लेटफार्मों में हमें लेकर इन प्लेटफार्मों तक पहुँचते हैं। हम उनको लॉजिस्टिक्स सारी जो सपोर्ट है वो मुहैया करते हैं, लेकिन देखना यह है कि इन लीडरों की यहाँ आमद से हमारी कितनी तकसीम हुई और हमारी कम्युनिटी को कितना फ़ायदा हुआ, इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा आज हम पूरे पाकिस्तान में एक सोग है, चूँकि वाघा बॉर्डर के ऊपर जो दहशत गर्दों ने फिर एक दिल को दहका देने वाला एक हमला किया और जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की, मासूम लोगों की जानें ले ली गई। आया ये दहशत गर्दी जो है पाकिस्तान के अंदर क्या इसी तरह जारी और सारी रहेगी? हमारी सफ़ों के अंदर क्या यही दुश्मन जो है वो बैठे हुए हैं, हम में से हैं जो ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, या हमारे मुल्क के अंदर जो है दुश्मन पड़ोसी ममालिक जो हैं वो ऐसे जो लोग हैं वो जो है ऐसे घुस बैठिए जिसे आप कहते हैं, या जो लोग दरअंदाजी करते हैं, प्लांटेड करते हैं, उन लोगों को यहाँ हमारे इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के लिए तैयार करके भेजते हैं। हमारे अंदर तो इतनी अखलाकी जुर्रत भी नहीं होती है कि हम ये कह सकें कि ये हमला किस मुल्क ने करवाया और क्यों करवाया, कौन सी तंजीम ने करवाया। बस दहशतगर्दी, इंटरनल मामलात, ये वो, इस पर बात ख़त्म हो जाती है। जबकि दूसरे ममालिक के अंदर जब दहशतगर्दी होती है तो वो लोग, नाजरीन आपको पता है कि वो दूसरे मुल्कों में जाकर जो लोग दहशतगर्दी करते हैं उनको भी जो है जहां वो छुपे होते हैं उनको निकाल कर बाहर कर देते हैं। लेकिन हमारे अंदर क्या वो जुर्रत कब पैदा होगी? 180 मिलियन पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है। 18 करोड़ 19 करोड़ इंसान इस पाकिस्तान के अंदर बसते हैं। तो ये क्या पाकिस्तान अगर इसी तरह रहेगा तो क्या वाकई ये कश्मीर ले सकेगा? इंडिया जो उससे कई गुना बड़ा मुल्क है, उसको कश्मीर के हवाले से 67 ईयर से हम लोग जो है ललकार रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान उसका फरीक है। मेरी ये तवज्जो है, दुआ है कि अल्लाह ताला, मेरे अल्फाज गलत हो, पाकिस्तान जब तक मुस्तहकम नहीं होगा कभी कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। ना ही कश्मीरियों में इतनी वो शऊर और वो जो अल्लाह ताला ने वो उनको शऊर वदियत किया है, यानी कि वो खुद यूनिटी दिखाएं और अपने किसी मसले के ऊपर जो है इकट्ठे हो जाएं। ये जमात है, ये जमात है, ये जमात है और ये पार्टी है, ये लीडर है। अब तो ये कश्मीर का मसला, पहले इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व था, अब तो ये पब्लिसिटी स्टंट बन चुका है। जिसको भी अपनी खबर लगवानी होती है वो मसला कश्मीर के हवाले से बयान दाग देता है ताकि उसकी खबर शायद सुर्खियों के साथ जो है ना चले। अब अखबारों वालों को भी पता है कि यार इन खबरों की क्या हकीकत है। तो जब हमारे अंदर इस तरह की मुनाफिकत ख़त्म नहीं होगी, अपने पब्लिसिटी, इसको मसला कश्मीर को अपने मीन्स के लिए इस्तेमाल करना छोड़ेंगे नहीं, उस वक्त तक ये मामलात हमारे जो है आगे बढ़ने वाले नहीं हुए। मैं इस ज़ुबान में इस वजह से बात कर रहा हूँ, मैं आपको मायूस नहीं कर रहा हूँ, मैं
आप लोगों का ज़मीर जोड़ना चाहता हूँ। क्या हमारे बरतानिया के अंदर, यूके के अंदर काउंसलर्स नहीं है? क्या वो अच्छी गुफ्तगू नहीं कर सकते? क्या हमारे लॉर्ड्स और एमपीज नहीं है कि हम लोगों को मोटिवेट कर सकें और इकट्ठे हो सकें एक नुक्ते पे? आपको कश्मीर को आज़ाद करवाना है, खुद मुख्तार बनाना है, तो खुद मुख्तार कीजिए उसको। आपको पाकिस्तान के साथ अलग करना है तो उसके साथ अलग कीजिए। आप हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन आपको यूनाइटेड नेशन ने एक हक दिया है, हक खुद अरदियत। पहले उस हक को कंसीड तो करें, उस तक पहुंचे तो सही, पहले वो हासिल कर लें, उसके बाद जो मर्जी है बनाते रहे। मुझे ज्वाइन किया स्टूडियो में लंदन से प्रोफेसर जफर खान साहब, माशाल्लाह जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के तर्जमान हैं और स्पोक्समैन है, मेरे पहले भी प्रोग्रामों में शामिल होते रहे। मोहम्मद गालिब साहब तहरीक कश्मीर यूरोप के सदर हैं और अब्दुल रशीद तराबी साहब ने मुझे ज्वाइन करना था, लेकिन उनकी का कोई कसूर नहीं है, वो शायद किसी लम्हे हमें ज्वाइन भी करें। जो इंतज़ामिया, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ, उनकी वजह से वो लेट है और इस वक्त मोटरवे पर ऑन द वे टू द स्टूडियो। होपफुली कि वो हमें ज्वाइन करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर भी हम कोशिश करेंगे और आप लोगों से भी बात करने के लिए करेंगे कि आया ये कश्मीर का जो मसला है, इसको हमने क्या पब्लिसिटी स्टंट बनाया या मफाद की खातिर इस्तेमाल करना है कि इसके लिए हम लोग मुखलिस हैं और कुछ करना चाहते हैं? प्रोफेसर साहब, मिलियन मार्च हुआ लंदन के अंदर, इसकी कामयाबी जो है वो कितनी है और इसका जो मनफी पहलू थे उसके मनफी असरात इस हमारी तारीख पर कितने पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने एक मरतबा फिर मुझे अपने इस नहायती बाअसर और एक ऐसे प्रोग्राम में मदऊ किया जो कि हालात आज़रा पर जो है मौजू होता है, और आप बावजूद इसके के नामसायद हालात हैं उसके बावजूद एक फ़र्स्ट रेट प्रोग्राम जो है, एनालिसिस जो है वो कौम के सामने पेश करते हैं। मैं आपको मुबारकबाद भी इस मौके पर देना चाहता हूँ। रहा सवाल तहरीक के हवाले से जिन जज्बात का आपने इज़हार किया है, मैं 101% बल्कि 110% जो है आपसे इत्फाक़ करता हूँ और शायद मैं आपसे भी आगे जो है जाने के लिए तैयार हूँ। आपने इस इनकी जो हमारी सूरत हाल है, कौमी सूरत हाल, लेकिन चूँकि तहरीक के तकाज़े ऐसे हैं कि हम सबको एक ऐसी रवादारी की जो है फ़िज़ा कायम करनी है ताकि मुस्बत अंदाज़ फ़िक्र और तर्ज़ अमल से जो है वो आगे हम बढ़ें। हालात हमारे लिए जो हैं वो बहुत ही नामसाइद हैं। कौमी हालात हमारे लिए तहरीक में काम करना जो है वो इंतहाई मुश्किल है, और सफारती सतह पर, सियासी सतह पर, उसके अलावा कश्मीर के अंदर और कश्मीर के बाहर भी। लेकिन उसके बावजूद एक चीज़ जो 26 अक्टूबर को देखने में आई है और जिसको मेरे ख़्याल में हमारे बदतरीन जो हमारी तहरीक के दुश्मन हैं वो भी तस्लीम करते हैं कि कश्मीरियों के अंदर कश्मीर पर जो है जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है, और कतई नज़र इसके कि कश्मीरियों के अंदर कितने यानी कि नज़रियाती या सियासी इख्तलाफात हैं, कश्मीर के इशू पर जो है वो अगर उनको अप्रोच किया जाए, उनको मदऊ किया जाए, उनको बुलाया जाए तो कश्मीरी जो हैं वो एक जान बनकर जो है वो सामने आते हैं। 26 अक्टूबर को ट्रफालगर स्क्वायर में और फिर किसी हद तक जो है डाउनिंग स्ट्रीट में जो है कश्मीरियों ने इस जज्बे का, इस इताद का, इस यूनिटी का जो है वो बरमला मुजाहिरा किया। निकले बाहर है लेकिन लीडरशिप तो नहीं है ना। मेरी यार सुने, देखिए कोई समत मुतय्यन नहीं हुई, उसको यूज नहीं कर सके आप। ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो मेरा इस पर टेक है वो ये है कि कश्मीरियों ने ये साबित किया है कि उनके अंदर यूनिटी है कश्मीर के इशू पर। आपने ये कहा उसको इंडिपेंडेंट बनाओ, उसको इलाक कराओ, एक इलाक तो जो है वो फेल हो चुका है। अब उस पे आ जाए, मिलियन मार्च पे आ जाए, लेकिन कामयाबी उसमें यह है जी कि मिलियन मार्च जो है वो जहाँ तक कश्मीरी कौम का तल्लक है वो कामयाब है, जहाँ तक रवायती इक़्तिदार की सियासत का तल्लक है ये फेल हुआ है। कौन फेल हुआ है? वो सियासतदान फेल हुए हैं, क्योंकि उन्होंने एक मरतबा फिर, यानी जिसको मैं अंग्रेज़ी में यूँ कहूँगा कि वंस अगेन येट अगेन उन्होंने ये साबित किया है कि मसला कश्मीर को वो अपने ज़ाती मफादात यानी सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते। लेकिन जहाँ तक कश्मीरी कौम का तल्लक है, कश्मीरी कौम जो है वो यकज़बां होकर जो है वो ट्रफालगर स्क्वायर में गई है और सिर्फ कश्मीर काज के लिए गई है। तो उस तनाज़र में जो है मेरे नज़दीक तो एक मुस्बत जो है उसका असर पड़ा है। दुनिया भर में जो है कश्मीरियों ने अपनी यूनिटी का इज़हार किया है, लेकिन कश्मीर
लेकिन जो इक़्तिदारी सियासत है या इक़्तिदारी लीडरशिप है, वो लीडरशिप जो है वो एक्सपोज हो गई है। एक बिलावल को वहाँ नहीं आना चाहिए। देखें, बिलावल साहब को या नवाज शरीफ साहब को या किसी मजीद साहब को या किसी और को, यानी मजीद इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ के, बिलावल साहब को वहाँ नहीं आना। अपनी जगह सारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन वो जो मुजाहिरा था, वो जो मार्च था, वो खालिस्तन जो है एक एजेंडे के मुताबिक जो है वो तरतीब दिया गया था। अगर उस एजेंडे में बिलावल साहब या कोई जैद बकर बड़ा लीडर जो है या कोई कौमी पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर का लीडर उसमें जो है वो शामिल था, तो उस प्रोग्राम में उनके आने से कोई मसला नहीं था। लेकिन चूंकि वो प्रोग्राम में शामिल नहीं था, यानी 11th आवर पर जो है वो वहाँ पैराशूट हुए और लोगों ने रिएक्ट किया। मैं वहाँ मौजूद था। कुदरती रिएक्शन था, प्ली प्लान नहीं, यानी कुदरती रिएक्शन था। ये कोई अगर उसको कहे, ये अगर कोई कहे जी के, अगर ये कोई कहे जी के कोई हिंदुओं की प्लान थी या कोई इंडियन प्लान था या किसी का, तो ये गलत बात है। वहाँ एक रिएक्शन था जो कि नेचुरल रिएक्शन था। व्हाट डू यू सी दिस ऑल, क्या मनफी असरात हैं? देखा जी, जो जैसा कि जफर साहब ने भी कहा है कि हम भी मौजूद थे, ये भी मौजूद थे। जहाँ तक कम्युनिटी का तल्लक है, क्रॉस द कम्युनिटी अनकंडीशनल सपोर्ट, ये तो हर आदमी तस्लीम कर रहा है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मार्च के लिए लोगों ने दिन रात काम किया और हर एक ने इस मार्च को अपना मार्च समझा। अच्छा, चलो गालिब साहब आपसे बात जारी रहेगी, लेकिन मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है काउंसलर अजहर इकबाल बड़ालवी ने लाहौर से, और ये मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि अजहर इकबाल बड़ालवी साहब को इसलिए मैंने लाइन पे लिया है क्योंकि कल वो उस धमाके वाली जगह पर अपनी फैमिली, ये पीटरबरा से कंजर्वेटिव पार्टी के ज़ाहिर काउंसलर हैं और पीपल्स पार्टी के भी रहनुमा हैं, लेकिन ये अपने बच्चे लेकर वाघा बॉर्डर पर मौजूद थे जब ये धमाका हुआ। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि ये वहाँ सर्वाइव कर गए हैं और उस वक्त उन्होंने मुझे लाहौर से ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम अजहर। जी अस्सलाम वालेकुम अजहर, आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम जनाब। जी अजहर, सबसे पहले तो ये जान कम आ रही है आपकी, लेकिन आ रही है थोड़ी जी। मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा ऊंचा बोलने की। मैं कह रहा हूं सबसे पहले तो हमारे लिए खुशी की खबर है कि आप बखैरियत हैं, और लेकिन हमें वाक़े के बारे में ज़रूर बताएं कि आप कब वहां पर गए और ये जब वाक़या हुआ आप उस वक्त कहाँ थे और किस तरह ये वाक़या हुआ और लोगों का रिएक्शन क्या था? जी अजहर। शहर, सबसे पहले मैं आप समेत बरतानियाबाद से तमाम लोगों का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे टेलीफोन किए, फेसबुक पे पैगाम भेजे और खरीद पता की। मैं आपका भी और सब लोगों का मशकूर हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक नई जिंदगी हमें दी। मैं अपने बच्चों को, वालदा और मेरी हमशीरा उनके बच्चे के साथ, मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि ये अजहर की जो फोटो देख रहे हैं आप, ये कल की फोटो है जो बाबे आज़ादी पर ये मौजूद है और कल की तकरीब में ये बैठे हुए हैं। ये सामने वाली फोटो अजहर की है और बाकी ऑडियंस नजर है। जी अजहर। जी अच्छा, तो वो अम्मी ये कल सिक्योरिटी भी काफी इनकी चेकअप हो रहा था। बहरहाल वहाँ प्रोग्राम खत्म हुआ परेड का तो लोग निकलने शुरू हुए। वहाँ पे कुछ फादर भी थे, अंग्रेज भी थे, कुछ और मुल्कों के लोग भी थे। वो निकले तो मैंने भी चूंकि बच्चों के साथ जल्दी निकल, तो वालदा मेरी दूसरी गाड़ी में थी, वो निकल चुके थे और हम थोड़े लेट हो गए क्योंकि बच्चे कर रहे थे। थोड़ा उस बाद आज़ादी से तकरीबन थोड़ा फासले पर आगे यहाँ पर लोग इंटरटेनमेंट के लिए रुके हुए थे और मैं भी वहाँ से पैदल गुजरा फैमिली के साथ। मेरी गाड़ी उससे आगे थी जहाँ से हमें फिर आगे और जाना था। जी। जब हम वहाँ से तो जो ही हम अपनी गाड़ी में बैठे जाके, वो जो पार्किंग थी वहाँ पे, तो पार्किंग में रश था, गाड़ियाँ बमुश्किल निकल रही थी एक एक करके। इतनी देर में मुझे ये हुआ कि ऐसे पता चला मेरी गाड़ी खड़ी थी क्यू में कि किसी ने जोर से मेरी गाड़ी को टक्कर मारी और एक जोरदार आवाज सुनी। क्योंकि शीशे बंद थे, एयर कंडीशन लगा हुआ था, तो मैं फिर जल्दी से नीचे उतरा। मैंने वो किसी ने पीछे से जोर से टक्कर मारी तो देखूं। उतर के मैं और मेरा बेटा हमने देखना शुरू किया। गाड़ी तो ठीक थी लेकिन बहुत डस्ट और जो गर्द और गुब्बार था इतना, मैं जल्दी से गाड़ी में वापस बैठ किया कि उस डस्ट की वजह से मुझे एहसास नहीं हुआ। मैंने फील किया कि कुछ मुझे वैसे ही लगा। फिर गाड़ी में बैठा तो फैमिली सारी भी कहने लगी क्यों गाड़ी, मैंने कहा गाड़ी तो नहीं लगी। सब कहते हैं आप देख
आप देखो गाड़ी को तो इतने जोर से लगी है, हमें भी इतने जोर से झटका लगा है, आग भी आई है। वो शराब से मुझे जब मैं वहां से गाड़ी फिर हमने निकाल मुझे कहते रोको गाड़ी देखो, मैंने कहा गाड़ी नहीं मिलेगा, आगे जाके देखेंगे, मुझे लगी है तो लगने में जी बस वो दमों का, यानी मेरे से इतने पूछा कि चंद तो याद फासला था, लेकिन मुझे एहसास नहीं हुआ कि एक्चुअली हुआ क्या है। जी जो ही मैं रोड पर आया 10-15 मिनट बाद मुझे तो फिर कॉल आनी शुरू हो गई, कुछ लड़के वहां मौजूद थे जो मेरे जानने वाले थे। मैंने कहा क्या हुआ, कहते हैं जिस तरह उसके साथ हुआ कि वो जो धमाका हुआ था, वो जिस जगह से मैं गुजरा था, वो गाड़ी में जो अच्छी गाड़ी नहीं लगी थी, वो धमाका हुआ था। तो अल्लाह का हुआ कि हम निकल गए, फिर हमने देखा बाहर वहाँ लोग रुक गए आगे हम, और उनका जो लोगों पर गया लाहौर में लोगों की कैफियत अजीब थी, पूरा खौफ तारी हो गया था वहाँ पर। और फिर हम आगे हम जब लाहौर सिटी में पहुंचे तो वहाँ भी एक लोगों के अंदर खौफ और रात, और पूरी तरफ लाहौरपुरी में सही है, रेंजर्स। ठीक है। अच्छा अजहर, ये बताएं कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि ये कई दूसरा मुल्क इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, आज परवेज रशीद ने कहा है जो स्पोक्समैन है पाकिस्तान के, ये क्या दुरुस्त है, इस तरह की बातें चल रही हैं क्या? जी अजहर। काफी कंस्पिरेसी थ्योरीज बहुत सारी हैं, और ये एक बात तो शराब से बिल्कुल तय है कि ये चाहे का वो वादा में हो या 100% ये बैरूनी आफत में शामिल है, और पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को जो स्टेबिलिटी इकोनॉमिक हो चाहे पॉलिटिकली हो, उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट बैरूनी दुनिया में चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश है, तो वो पाकिस्तान को वाकईतन ये कंस्पिरेसी नहीं, मैं समझता हूँ कि ये पूरी बात है। और जो लोग हैं यहाँ पर पाकिस्तान के, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने देखा कि वो बहादुर हैं, दलेल हैं जी। वहाँ जो सबसे वो तकलीफ बात मुझे वहाँ एक लड़का जो एक टांग पे ऐसे चल रहा था जितने बाल दौड़ा था जैसे वो टांग वाले नहीं कह रहे थे, तो उसने झंडा उनका बहुत बड़ा उठाया हुआ वहाँ, वो जो सेरेमनी के दौरान वो बात रहा था, दौड़ रहा था, नारे लगा रहा था, लोगों को उसने बड़ा वार्म किया। वो भी बाद में उस धमाके में वो भी बेचारा मारा गया गरीब, यानी ऐसी सेंटिमेंटल पोजीशन जो थी। लेकिन बाद में लोगों से जो हमारी गपशप, मैं लाहौर में ही अभी भी लाहौर में हूँ, मैं सुबह निकलूंगा, यहाँ पे लोगों के अंदर लेकिन जज्बा जो है पाकिस्तान के हवाले से आज भी लोगों का इंशाल्लाह वो लोग, और आज उससे दुगने लोग जो है वाघा बॉर्डर पर जब तकरीब आज दुगने लोग शामिल हुए हैं, कल से ज्यादा लोग गए और ज्यादा नारेबाजी हुई है पाकिस्तान जिंदाबाद की। अजहर अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। जी गालिब साहब। जी सर, बात हो रही थी मिलियन मार्च और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं के हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि पॉजिटिव तो वो मार्च तो बड़ा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि गफर साहब भी, मैं भी, आप भी वहाँ मौजूद थे, सब लोग मौजूद थे। मार्च के हवाले से तो बड़ा पॉजिटिव था, हर आदमी उसमें इन्वॉल्व था, सब लोगों ने इस पर काम भी किया। अलबत्ता जो एक आखिरी उसका हिस्सा है जिसमें बिलावल जरदारी साहब आ गए और फिर वहाँ नारे लगे और उसके बाद रिएक्शन हुआ, ये एक मनफी पहलू है उसका। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि अच्छा गालिब साहब, अगर आ गए थे चलिए, वो तो हमने जो रिएक्शन, हम लोगों ने जो रिएक्शन दिखाया वो कोई जरूरी तो नहीं था। नहीं, वो तो सब्र की बात है कि कौम के अंदर, आपको पता सब्र तो हमारी कौम के अंदर है नहीं। दूसरा पहलू उसका ये है कि अगर बैरिस्टर साहब को पता था कि उनको लाना है, वज़ीर आज़म साहब भी आ रहे हैं और बिलावल साहब भी आ रहे हैं, तो पहले से ऐलान कर देते। मुमकिन है कोई नून लीग का भी बड़ा लीडर आ जाते, कोई और किसी जमात का भी बड़ा लीडर आता, तो इस मार्च को और फ़ायदा हो सकता था। मगर उन्होंने आखिरी टाइम तक किसी को बताया नहीं, तो उसके लिए तो आप लोग बेहतर समझते हैं कि बैरिस्टर साहब भी यहाँ पहुँच गए हैं और वज़ीर आज़म साहब वैसे ही यहाँ हैं, क्योंकि बिलावल साहब का वो प्रोग्राम कर रहे हैं 15 नवंबर को, उनके लिए 2 हफ्ते यहाँ ठहर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि वो 2 हफ्ते पहले अगर आ जाते और इस मार्च के लिए काम करते तो शायद इस मार्च में और कामयाबी भी हो सकती थी। तो ये दोनों हज़रात जो हैं, चौधरी मजीद साहब जो कि वज़ीर आज़म है और बैरिस्टर साहब, इनसे इनको बुलाएं इसी तरह के शो में और उनसे यही सवाल आते हैं जी, यही सवाल उनसे पूछें कि चौधरी मजीद साहब आखिरी टाइम पर आए, क्यों आए, और बैरिस्टर साहब ने आखिरी वक्त तक लोगों को बताया क्यों नहीं कि वो भी आ रहे हैं और बिलावल साहब भी आ रहे हैं।
तो जो रिएक्शन था एक नेचुरल था, फिर लोगों ने वहाँ जिस तरह के नारे लगे, मैं अच्छा गालिब साहब हुआ क्या इसमें सब्र की पहलू भी गालिब था। साहब, लेकिन पाकिस्तान इंडिया ने मीडिया ने इसको पहले ही प्रॉक्सी एक किस्म की कैंपेन कहा है, फॉरेन सोइल के ऊपर प्रॉक्सी जो वार है पाकिस्तान ने लॉन्च की हुई है इंडिया के खिलाफ, एंड इंडिया ट्राइज टू पेंट इट लाइक दिस दैट दिस इज अ मैटर बिटवीन दिल्ली एंड इस्लामाबाद, एंड इट डजंट नीड टू टेक इट टू लंदन, दैट्स द इंडिया इज पेंटिंग इट, दैट्स द वे द इंडियन स्टांस इज। वो मालूम को इस क्लेम पर हैं कि मसले तो इसमें एक्सपोज हुए ना हम लोग, तीन फ्रीक हैं, जो कुछ हुआ उससे एक्सपोज हुए, सुने ना करे ना, ये तीन फ्रीक हैं। तब हिंदुस्तान की तो 7 लाख फौज वहां लगी हुई है, वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है दुनिया के करंट पे है ना, वो तो पता है मसला फ्रीक की हैसियत में बात कर रहा हूं, फ्रीक की हैसियत से नहीं, मैं ये कह पाकिस्तान रहा जो हूं है वो इतना भी ना कर सके, कोई हमारे गालिब साहब भी कह रहा हूं, इससे हम एक्सपोज नहीं मार्च में भी शामिल ना हो सके। मैं मेरा सवाल समझे गालिब साहब, मैं भी तो एक हूं ना, इससे जुड़ा हूं ना, मैं भी जानता हूं। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि इंडिया इसको कह रहा है पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर है, मैटर इज बिटवीन न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद, इट डज नॉट नीड टू टेक इट टू इस्लामाबाद। नहीं देखिए, जब बातें कर रहा है ना, वो बहुत सारी चीजें कह रहा है, हम इसको हमें ये देखना है बासित कश्मीरी, हमें ये देखना है कि जो इंडिया कह रहा है इसका मतलब वो ठीक कह रहा है नहीं, लेकिन अगर एक पार्टी का चेयरमैन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का चेयरमैन जब वहां पे होता है तो आप इसको फिर क्या कहेंगे, फिर उनके मौक़िफ़ की तायद होती है ना। देखें जी, पाकिस्तान एक फरीक की हैसियत से हमारा सियासी और सफारती माहौल पर एक हमायती होने का जो नहीं, हमायती और बात है, लेकिन इसको इंडिजिनस किस तरह शो करेंगे सर, इसको इंडिजिनस किस तरह शो करेंगे जी? इंडिजिनस तो आपकी मूवमेंट रही नहीं है, आपके सारे फैसले दिल्ली और इस्लामाबाद में अब भी हो रहे हैं, इसलिए इंडिजिनस तो आप इसको कह नहीं सकते हैं। इंडिजिनस तो उस वक्त होगी ना जब मैं और जफर खान साहब बात करेंगे। अब बात जो है वो इस्लामाबाद से होती है, मुज़ाकरात भी इस्लामाबाद से होते हैं, तो इंडिजिनस कहाँ रहेगी फिर? ये इंडिजिनस की तो वैसे ही हम मजाक कर रहे हैं इंडिजिनस के साथ, तो इंडिजिनस नहीं हो सकती है ना। नहीं, इस वक्त हमारी अपनी कमजोरियां ना, देखो ना, एक्सपोज हुए हैं ना फिर। नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हमारी इंडिजिनस कैसे हो सकती है जब हमारे वज़ीर आज़म साहब बिलावल जरदारी को साथ लेकर मार्च में आ जाते हो, तो कहाँ इंडिजिनस रहेगी? मैं ये कहता हूं, मैं ये समझता हूं कि हमारी जो आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप है, उस पार की लीडरशिप को तो हमने खासे जो है ना, हमने या उनका चूंकि स्टेक पर हैं, हम स्टेक पर नहीं है। आज़ाद कश्मीर में लोगों का कुछ स्टेक पर नहीं है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का कुछ स्टेक पर नहीं है। उन्होंने उसको, आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने तो उनको पसंदीदा मुल्क करार दिया हुआ है, जबकि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कुछ नहीं कहा, तो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने पहले कह दिया। मेरी गुजारिश ये है, और मैंने इसको उठाया वज़ीर आज़म साहब के साथ भी जब मैं उधर गया पाकिस्तान में, मेरी गुजारिश ये है कि हमारी ये मूवमेंट इंडिजिनस उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक हम इन्वॉल्व ही नहीं है। जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो उधर बिलावल जरदारी साहब को ले आते हैं, देखा ना, हम इन्वॉल्व हैं। कश्मीरियों ने ये ऑर्गेनाइज किया है, पाकिस्तानियों ने इसमें भरपूर इसमें पार्टिसिपेशन थी, और लोग भी थे। जब कश्मीरियों ने इसको ऑर्गेनाइज किया तो फिर बिलावल साहब को यहाँ लाने की क्या जरूरत है? ये हमारी एक बहन है कॉन्स्टेंट नसीम अयूब लुटन से, वो लाइन पर है, उनसे बात कर लेते, जो खवातीन और यूथ की बड़ी एक प्रेजेंस थी। जी अस्सलाम वालेकुम कॉन्स्टेंट नसीम अयूब। वालेकुम सलाम। आप भी वहां पर थी, आप भी उस प्रोटेस्ट में थी, आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू पर अगर आपको कहा जाए तो हाउ वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब ये जो मिलियन मार्च हुआ जिसमें आपने भी पार्टिसिपेशन की, नारे भी लगाए, सो हाउ डू यू सी इट? Yeah, I feel it was a very important day for the Kashmiri community, especially people that believe in freedom and the human rights around the world. And I think it was a very successful event. In fact, with all men, women, and for the first time, children with their mothers, even the children that were under a year old came with their mothers to the event, and I think it was very successful in those terms. So we achieved some of the objectives from that. But I think what the most important thing is, there was three main objectives in my mind, which were that to show the international community that the Kashmiris are demanding the right to self-determination. Was that achieved in my mind? Yes, I think it was. And to raise the plight of what the Kashmiris are facing as human rights violations committed on a daily basis, was that achieved? Yes, we showed the world that this is happening in Kashmir. And the third one, in my view, was to show the world that Kashmir deserves the attention of the international community and wants freedom from Indian occupation. And I think that was achieved too, because we didn't see people in their hundreds, we saw people in their thousands, and they were. And when Barrister Sultan Mahmood went to Downing Street, people went in their drones. Thousands, There was thousands of people that were with him, and they went to Downing Street. Okay.
Consul Naseem Ayub, let me ask you one very relevant question. In your borough, Luton, there are 16 Pakistani Kashmiri origin councillors. And you have 2 MPs and 1 MAP is there. They all belong to Labour, and it happened to be that you all are belongs to the Labour Party. MP Gavan Shukr did not attend the Million March, and neither the Kelvin Hopkins, your MP Luton North, and your MAP even Richard Hugh did not come into the protest. What that they not been invited by the councillors or Labour Party or the Kashmiris, while the 35,000 or 40,000 Kashmiris are living in the Luton? What was the reason for that? I can't explain on their behalf what the reason for them not being there was, but I'm sure it was well advertised. Barrister Sultan Mahmood conducted many various meetings in the town, not only in the town but internationally. I'm just asking, was a invitation extended to these MPs or no? I don't know. I wouldn't be, because part of the committee that organised this, they would be the best to answer that. I'm not sure about that. And so on behalf of the constituents, I know there were hundreds and thousands of constituents that went just solely from Luton. So in those terms, I think it was successful, but it is, that's something that they can answer for themselves, and perhaps, the Kashmiri community should be asking the MPs that question, and they can answer that. What will be the message for the Kashmiri constituents? I mean, the people, they are giving these MPs to get elected in the election. What is their responsibility in terms of that they did not come to protest, which is the very, very important and the core issues for the Kashmiris? If their MP did not come to show solidarity with them, so what is left for the Kashmiris to vote for them in future? Yeah, I think it is a big letdown for the Kashmiri community if that they didn't attend. But I mean, like I said, only they could answer that question on behalf of their constituents. It's up to the constituents to ask their MPs what would their reasons were. Is constituents the first duty is to ask their MP to why they did not attend, and it needs to be dealt with. Thank you very much for your participation, and I salute and encourage your your courage that you always attend such male-dominated functions. And sometimes you are given the chance to address, and sometimes you don't. Thank you very much, Naseem Ayub. Yes, thank you very much. Thank you. शराज साहब, मैं जो गालिब साहब ने कहा है मैं इत्फाक करता हूँ कि तहरीक जो है, चीज़ से इत्फाक करते हैं? ये इन्होंने जो कहा है कि तहरीक हमारे हाथ में नहीं है। गालिब साहब, मैं और फॉर दैट मैटर आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप जो है वो बाख्तियार नहीं है। मैं जफर साहब, व्हाई वी आर इन अ स्टेट ऑफ डिनाइल? क्यों हमारे हाथ में नहीं है पैसा? यहाँ मेरी बात सुने, यूके के अंदर पैसा आपका, टाइम आपका, कश्मीरियों का है ना। तराबी साहब यहाँ पर आएंगे, रात को उन्होंने एक फंक्शन में कहा है कि यूके के कश्मीरियों का पैसा आजाद कश्मीर के इलेक्शन को करप्ट करता है, क्योंकि लोग यहाँ से पैसे वहां भेजते हैं। अब देखिए, आपको इतना शऊर और अक्ल नहीं है कि आप अपना वक्त और पैसा इस तहरीक के लिए खुद ही सर्फ कर सके और अपनी तहरीक के लिए खर्च कर सके। आप बजा फरमा रहे हैं, यानी कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमें बहैसियत कश्मीरी ये चज नहीं है, ये सलीका नहीं है कि हमारे अंदर ताकत कितनी है। यानी कि बिलाखिर मेरी यार सुने कि कोई भी माकूम कौम जो है, यहाँ हमारी बहन काउंसलर ने भी आज़ादी की बात की है कि शी वेंट देयर बिकॉज ऑफ फ्रीडम। हम बात तो कर लेते हैं फ्रीडम, यानी कि एक ही ब्रेथ में हम करते हैं कि फ्रीडम, लेकिन बाज़ औक़ात वी डोंट टेक ए मोमेंट टू एक्चुअली एनालाइज व्हाट डू वी मीन बाय फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या है? देखिए, हमारा मुल्क जो है वो 47 से 48 से तकसीम है। उस तकसीम में ना गालिब साहब ने या इनके बुजुर्गों ने, ना मैंने और मेरे बुजुर्गों ने, या ना आपके बुजुर्गों ने वोट दिया कि कश्मीर को तकसीम करो। कम अज़ कम बर्रे सगीर जो है, हिंदुस्तान जो है वो तकसीम हुआ, वहाँ के लोगों ने, वहाँ की लीडरशिप ने उसको तकसीम करवाया। लेकिन कश्मीर जो है वहाँ फ़ौजें आ गई, और जहाँ फ़ौजें रुकी वहाँ हम जो हैं डिफैक्टो तकसीम हो गए। अब सूरत हाल ये है कि बेसिकली ये जो चाबी है कश्मीर के मसले को हल करने की, वो कश्मीरी लोग हैं। और ये जो 26 को लोग इकट्ठे हुए हैं, वही जो जज्बा मौजन है उनके सीनों में कि हमने इस मसले को हल कराना है, उसकी वजह से वो निकले, कतई नज़र इसके के बाद में वो किसकी नज़र हो गया। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या
वो एक पॉजिटिव एक्सरसाइज थी या नेगेटिव? मेरे नज़दीक वो पॉजिटिव एक्सरसाइज थी, क्योंकि उसने हम कश्मीरियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया। अब वहाँ मनफी पहलू कौन सा था कि जो हमारी सियासी इक़्तिदारी लीडरशिप है वो जो है वंस अगेन उसने कश्मीरी काज को क्या कहते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, नो, उसने लेट डाउन किया। नहीं, लेकिन बैरिस्टर साहब क्या ये जरूरत कर सकते थे कि एक बड़ी पार्टी के लीडर को ये कहें कि आप इसमें ना मेरी अर्ज सुने, मैं अपनी तंजीम का जिम्मेदार हूँ। नहीं, लेकिन मेरी अर्ज सुने, मैं जो बात करूंगा मैं अपनी तंजीम का सफारती शुबा जो है उसका सरबराह हूँ, पूरी तंजीम के सफारती शुबे का। मैं उसके तनाजर में जिम्मेदारी से बात करूंगा। अब अगर मैं इस किस्म के सिचुएशन में होता तो मैं वो स्टैंड लेता जो मेरी कौम और मेरी तहरीक के मुफाद में होता। जो वहां स्टैंड लिया गया वो कौम और तहरीक के मुफाद में नहीं था। आप जो जिम्मेदार हैं उनसे पूछें। अच्छा, मैं मुजफ्फराबाद चलता हूँ, जरा तारिक नकाश साहब है डॉन न्यूज से, माशाल्लाह ब्यूरो चीफ है वहां पर। अस्सलाम वालेकुम तारिक नकाश साहब। वालेकुम अस्सलाम। तारिक नकाश साहब, सरप्राइजिंगली आपको प्रोग्राम में मैं ऑन एयर ले रहा हूं, इस वक्त लाइव आपको सुना जा रहा है। तारिक नकाश साहब, ये मिलियन मार्च जो है लंदन में हुआ, इसकी बद इंतजामी, नेगेटिविटी की तो बहुत बातें हुई, इसको आजाद कश्मीर में कैसे लिया गया? देखिए, मिलियन मार्च एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जी, और मैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को उसमें मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये मेरी सजेशन थी चौधरी मजीद साहब को। आज से कुछ इस अर्ली दिस ईयर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कश्मीर पे जब बात की तो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इस पार्टी के लीडर्स, आपकी इतनी फॉलोइंग है यूके में और आप इस फॉलोइंग को यूज करते हैं अपने पार्टी लीडर्स के जलसे करवाने के लिए। मैंने उनको मिसाल दी कि लास्ट टाइम आपने जरदारी साहब का जलसा करवाया बर्मिंघम में, आप थे, चौधरी यासीन साहब थे और बहुत से लोग इन्वॉल्व हुए। तो मैंने कहा जी कि क्यों नहीं आप एक कश्मीर के लिए ही स्पेसिफिक प्रोग्राम करते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से राइज होके तमाम कश्मीरियों को ऑन बोर्ड लेकर कोई लंदन में रैली करें। और उन्होंने कहा जी बड़ी अच्छी सजेशन है और हम अगस्त में करेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा और डॉन की आर्काइव इस बात की गवाह है। आम आदमी जाहिर की, लेकिन बैरिस्टर सुल्तान साहब ने लीड ले ली, लेकिन जो वाकया हुआ है वहाँ वो बड़ा बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमें ये अभी तक आजाद कश्मीर में समझ नहीं आ रही, क्योंकि ना ही बैरिस्टर साहब हमें दस्तयाब हैं और ना ही चौधरी अब्दुल मजीद साहब अभी तक दस्तयाब हुए हैं। वो कल रात को तशरीफ लाए हैं और अभी हमें उनसे एक्सेस नहीं मिली। हमें भी एक्सेस नहीं है मेरे भाई, हम यहाँ पर हैं और वो भी मेरे भाई वो यहाँ पर ही हैं कहीं बर्मिंघम का आसपास में, और मुझे भी एक्सेस नहीं है। मैंने भी बड़ी कोशिश की है, बैरिस्टर साहब से हमारा राब्ता होता था मिलियन मार्च के दौरान, पहले काफ़ी राब्ता होता था, हमने भी हफ्ते खर्च किया उसके साथ, लेकिन ना ही बैरिस्टर साहब से और ना ही मजीद साहब से हमारी भी कोई एक्सेस नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे ये इतला मिली है तारक के मिलियन मार्च के बाद, चूंकि बिलावल साहब के साथ जो थोड़ी सी बदइंतजामी देखने में आई है वो क्राउड का एक रिएक्शन था, लेकिन मजीद साहब और यासीन साहब जो है ये दोनों इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि 15 तारीख को यहाँ पर बिलावल का एक प्रोग्राम किया जाए। मुझे सिर्फ ये बात बताएं कि जब हमारे वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म जो लीडरशिप वहाँ से इस तरह हफ्तों वहाँ से गायब हो जाती है, बरतानिया में आ जाती है, तो ये दरुल खिलाफत तो आज़ाद कश्मीर का मुजफ्फराबाद में आया, तो ये हुकूमती मामलात कौन चलाता है वहाँ पर तारक? जी, मैं यही बात करना चाह रहा था। पहली बात तो ये है कि चौधरी मजीद साहब जो हैं वो कल रात को कहीं वापस आ गए हैं मुजफ्फराबाद में, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए आए हैं और 6 तारीख को वो वापस इंग्लैंड जा रहे हैं। अच्छा, अगले 15 दिन के लिए वहाँ फिर वो रहेंगे और उनके सीनियर मिनिस्टर ऑलरेडी वहाँ हैं, छोड़कर उनको आए हैं, और भी साउथ से हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो जाएंगे वहाँ। और आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि कल जो वज़ीर-ए-आज़म साहब रात को यहाँ तशरीफ लाए हैं तो वो ऑलमोस्ट अ मंथ की एब्सेंस के बाद आए हैं। वो यहाँ से 4 तारीख को गए थे, 4 अक्टूबर को, और 2 की शाम को वो मुजफ्फराबाद वापस आए हैं 29 दिन के बाद। और उनकी सारी कैबिनेट जो है वो भी उनके साथ साथ घूम रही है। कुछ लोग यहाँ रूट के बैठे हुए हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में, कुछ लोग उनके साथ जा रहे हैं। तो जो गवर्नेंस है इट हैज वर्चुअली गॉन टू डॉग्स इन एजेके, बट नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट इट। अनफॉर्चुनेटली जो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है उनके आने के बाद ये सोचा जा रहा था कि आजाद कश्मीर में ये हमारे हुक्मरान जो हैं घबरा के, डर के, सेंटर के खौफ से कोई बेहतर डिलीवर करेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान में क्राइसिस आया और जिसने
नवाज शरीफ साहब को जेर बार कर दिया, पीपल्स पार्टी के ममनून एहसान कर दिया है, उसका फायदा ये है कि आजाद की गवर्नमेंट जो है वो किसी डर खौफ से बिल्कुल आजाद हो गई है। बल्कि मुझे तो लगता है पीपल्स पार्टी की अपनी गवर्नमेंट में फिर शायद यहाँ पाए जाते, अब उससे भी बिल्कुल आजाद हो गए हैं। 29 दिन के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब तशरीफ लाए हैं, 2 दिन के बाद फिर चले जाएंगे, उनके मिनिस्टर्स जो हैं वो भी चले जाएंगे, और यहाँ जो है लोगों का या जो गवर्नेंस है उसका जो है हाल बद से बदतर होता जा रहा है। अच्छा तारिक, ये तो मिलियन मार्च की ले जाना चाहता हूँ कि ये सवाल जो है कौम को पूछना चाहिए कि जरदारी साहब, यंग जरदारी साहब को किसने मिलियन मार्च में बुलाया? बैरिस्टर साहब की था ये अंदरूने खाना उनका था कोई प्लान के जी लाकर पार्टी में जो है गुड बुक्स में आया जाए सेंट्रल लीडरशिप की, या मजीद साहब जो है जो कि बिल्कुल इररेलेवेंट थे इस मार्च से एट द 11th आवर जो है वो इसमें नमूदार हुए, ये उनका प्लान था कि बिलावल भुट्टो साहब को वहां लाया जाए? क्योंकि इसने जो एक सॉलिडेरिटी, एक जो यकजहती और एक यूनानिमिटी का जो था इंप्रेशन, उसको बड़ा बुरी तरह जो है सबोटाज किया जब बिलावल भुट्टो साहब ने जो जियो भुट्टो का नारा लगाया कि ऐसे जलसे में जिसके बारे में जी हम वहां पे थे। तारिक सिर्फ तारिक लास्टली टाइम मेरा जा रहा है, सिर्फ ये बता दें कि ये जो चौधरी मजीद साहब है, ये जो कैबिनेट है, ये तो जब बाहर आती है, एक तो जो पैसा खर्च होता है ये क्या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के खजाने से खर्च होता है या नहीं? दूसरी बात मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये जो लीडरान है, अपोजिशन लीडरान है हमारे आज़ाद कश्मीर के, जिसमें राजा फारूक हैदर साहब है और उसके बाद जमात इस्लामी है, या ये लीडरान जो हमारे अपोजिशन पार्टी के हैं, ये इन लोगों को करेक्ट करने के लिए कोई एहतजाज, कोई इस तरह का कोई वो नहीं करते हैं कि ये लोग जो है इस तरह की जो है वो कौमी खजाने को इतना नुकसान ना पहुंचाए और इस तरह मुल्की मामलात को। जी शराब साहब, मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि अभी तक जो कुछ हुआ, जो कुछ टूर्स हुए हैं, अभी तक तो कौमी खजाने से पैसा लग रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब जहां कहीं जाते हैं, वो चाहे जाती मसरूफियत हो, सियासी उनकी पार्टी की मसरूफियत हो या सरकारी हो, सरकारी खजाने से पैसा लगता है। वो 10 दिन कराची बैठे रहे काबीना के वज़रा समेत, उसका बोझ जो है खजाने पे पड़ा। अभी वो जहांगीर बदर साहब की किताब के लिए की रुनमाई के लिए गए थे, 40 लाख रुपए इस पे भी कौमी खजाने पे जिसका खर्चा पड़ा है। और उनके हर टूर में ये कहा जाता है कि जी वहाँ कश्मीरी पाकिस्तानी कम्युनिटी से और पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात करेंगे। आप लोग वहाँ बैठे हैं, आप हमें बताएं कि किन पार्लियामेंटेरियन? ये सब फोटो सेशन की हद तक बात है, लेकिन तारिक अपोजिशन के रोल पे आ जाए जल्दी से। जी, अपोजिशन का जहां तक रोल है, मुझे अफसोस कर कहना पड़ता है कि अपोजिशन भी जो है वो सत्तू पी के जो है सोई हुई है। मैंने खुद बहुत बहुत शुक्रिया तारिक नकाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत यानी कि ये जुल्म है कौम के साथ। थैंक यू तारिक, ये कौम के साथ जुल्म है। देखिए, एक तो यहाँ डायस्पोरा जो है, डायस्पोरा में हम सब लोग जो है मुख्तलिफ ख्याल के लोग, हम एक्टिव लोग हैं, 35-40 साल से जो है हम एक्टिव हैं। और मैं यहाँ आपके प्रोग्राम की वसात से आप 2-3 बातें जो हैं वो ऐसी कहने वाला हूँ कि जो पूरी कौम के लिए गोल तरब है। एक तो ये है कि कश्मीरियों को अपना जो उनको जो है एक लाएअमल तैयार करने का जो है वो मौका फराहम किया जाए और उसमें इंटरफेयर ना किया जाए, और इंटरफेयर भी अपनी सियासत जो है वो चमकाने के लिए या उसको मजबूत करने के लिए इंटरफेयर ना किया जाए। दूसरा ये है कि हुकूमत पाकिस्तान से डायरेक्ट मुतालबा है कि वो 1973 का जो शिमला मुआहदा है उसको रिसिंड कर दे, उससे बिल्कुल जो है वो अपने आप को अलग कर दे, और फिर कहीं जाके उसको वकालत का वो इख्तियार मिलेगा जो मुआहदा शिमला ने पाकिस्तान से वो वकालत का इख्तियार जो है वो ले लिया है। और फिर इस मसले को हमारी अगर वो वकालत करना चाहते हैं सही मानों में, तो उसको जो है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाएं और वहाँ उसको कश्मीर सेंट्रिक तर्ज अमल से जो है उसका जो है तस्फिया करवाने के लिए कोशां हूँ। अब देखें, पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं, हमें उसका अदराक है, और ये जो वागा में कल हुआ है, हम भी जो है खून के आंसू रोते हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक अपरेटस है, वहाँ एक हुकूमत है, वहाँ एक फ़ौज है, वहाँ उसका सिविल और जो है फ़ौजी एक नज़म है, और उसको इस्तेमाल करना चाहिए। आज पाकिस्तान की रियासत को एक रियासत के तौर पर जो है एक प्रोएक्टिव पॉलिसी सामने लानी चाहिए। एक बात बढ़िया है दरमियान में आपने की है, खान साहब आपने जो की है वो आपने ये कहा कि बैरिस्टर साहब को आखिर क्यों लाना पड़ा बिलावल साहब को आखिरी टाइम पर। मैं ये समझता कि बैरिस्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि वो लाने वाले थे, इसलिए कि अगर बैरिस्टर साहब उनको लाते तो बैरिस्टर साहब का नाम गायब हो जाता था। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये
मुमकिन है क्या वहाँ क्या साजिश हुई गालिब है। साहब, दूसरी बात यह है कि आपने अपोजिशन की बात की, आज़ाद कश्मीर की अपोजिशन की बात की है, लेकिन अपोजिशन क्या फारूक हैदर साहब है। आपने कहा जी जमात इस्लामी तो अपोजिशन में नहीं है ना, फारूक हैदर साहब अपोजिशन, पार्लिमानी अपोजिशन तो फारूक हैदर साहब के, जो स्ट्रीट पावर तो है मेरी ना। बात सुने ना, जो बात सुने, पार्लियामेंट के अंदर जो है वो फारूक हैदर साहब भी वज़ीर आज़म साहब को अकाउंटेबल कर सकते हैं, कैबिनेट को कर सकते हैं। धरना तो दे सकते हैं ना, धरना तो आपने शुरू किया था ना चले पहले। धरना नहीं दे सकते, धरने से जो अब निकल रहा है वही निकलना है। बात ये है कि अपोजिशन जो है इस वक्त वो भी तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाली ही है, वो भी इक़्तिदार में रहे हैं फारूक हैदर साहब भी, और सारे उनकी भी पूरी सारे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लोग आए हुए हैं, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भी किरदार जो माजी है और सारे बेइख्तियार हैं। अच्छा मैं बेइख्तियार हैं। अच्छा आप यूरोप के सदर है जी साहब, जमात के पहले यूके में रहे, नो डाउट कि आप दोनों हजरात इंक्लूडेड प्रोफेसर जफर, आप लोगों ने सारी जिंदगी इस काज के लिए दी है, ठीक है। आप दोनों उस तरह की पब्लिसिटी शायद नहीं ले सके जिस तरह की बाकी इक़्तिदार वाली जमातें लेती हैं। हमने कभी लेने की कोशिश भी नहीं की। मोदी ने टीवी के प्रोग्राम से नहीं होती है। सुने मेरी बात सुने, नहीं, टीवी के लिए नहीं, हमने कभी लेने की कोशिश भी नहीं की, ये भी है। आप मुझे ये बात बताएं कि नेक्स्ट मंथ मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन है, मोदी सरकार ने पूरा प्लान बनाया है कि बीजेपी की 85 सीट्स जो है उसको टारगेट किया जाए, और वहां पर जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वहीं पे मकबूजा कश्मीर में लाई जाए। हम लोगों ने जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है वो सारी इंतखाबात में है नहीं। मोदी सरकार का अभी 3 जो मेन चीज है, पहली बात वो ये कि आजाद कश्मीर वापस लेना चाहता है। पहली बात उसका ये है कि उसने वादा किया हुआ है कि आजाद कश्मीर वापस लेना है मैंने। दूसरा है कि मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 370 के तहत उसको खत्म कर दिया जाए, डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू दी, वो जो उसकी रियासत बनाया जाए मकबूजा कश्मीर को। और तीसरी बात यह कि उसने पाकिस्तान को सबक सिखाना, जैसे उसने अपने इलेक्शन में ये वादा किया था। आप लोगों के पास कौन सी पॉलिसी है इसको प्रोएक्टिव पॉलिसी है इसके अगेंस्ट? मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ टू बी वेरी शॉर्टली, मोदी साहब ने जितना रिएक्शन दिखाना होगा इतना उसके खिलाफ रिएक्शन आएगा। अब इलेक्शन की बात है, इलेक्शन के हवाले से वहाँ गिलानी साहब ने भी, यासीन मलिक साहब ने भी, शबीर शाह साहब ने भी कहा कि भाई हम इलेक्शन का हिस्सा नहीं है, अगर कोई अब और कोई लड़ता है तो लड़ता रहे। अब मसला यह है कि जितनी सख्ती करेगा मोदी पाकिस्तान के हवाले से भी और कश्मीरियों के हवाले से भी, उसको जो है उसके नताइज उसको मिल जाएंगे। और मैं समझता को ज़्यादा करे, मैं ये समझता को ज़्यादा सख्ती करे, इसलिए कि मूवमेंट के अंदर भी जो ठंडक है इस वक्त उसके अंदर भी एक शिद्दत पैदा होगी, और पाकिस्तान को भी जब सख्ती करेगा तो हमारे हुक्मरान जो है जो हमारे हुक्मरान है वहाँ जो अपनी तजारत देखते हैं, अपने कारोबार को देखते हैं, हमें टमाटर और प्याज खिला रहे हैं, उनको भी वो ठीक कर देगा। वेट कर रहे हैं ना, तब सीधे ठुस कर सी जी। नहीं, ये मेरे ख्याल में आपका बड़ा संजीदा सवाल है। अब जो 370 को वो ख़त्म करना चाहते हैं, ये एक बहुत ही इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो कश्मीर में आएंगे। और दूसरा ये जो इंतखाबात वाली बात है, इसकी मोदी सरकार की ये कोशिश होगी कि जम्मू सूबे में और लद्दाख में जो है वो टोटली बीजेपी जो है वो स्वीप करे और उसको जो है वो अक्सरियत मिले, और वहाँ जो है वो एक रेजोल्यूशन जो है असम्बली से जो है वो एक मरतबा फिर करवाएं, जो कि जिस तरह के 1957 में जो है एक रेजोल्यूशन आया था और जिसको इंसिडेंटली अक़वाम मुत्तहिदा ने मुस्तरद कर दिया था। क्योंकि किसी भी असम्बली को ये इख्तियार नहीं है, किसी भी पार्टी को ये इख्तियार नहीं है कि वो जो है कश्मीर का स्टेटस जो है यूनिलेटरली जो है वो चेंज करे। अब ये अलग बात है कि भारत जो है वो ताकत का इतना उस पर खमार आ गया है कि वो बिल्कुल अपने वादों से मुनर्रफ हो गया है। अब मोदी सरकार जो है, मोदी एक घमंड में है, वो पाकिस्तान को एक छोटा बच्चा जो है उसकी हैसियत से इस तरह देखता है कि छोड़े बात कर लेंगे। इसलिए मैंने कहा है कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसाइल हैं वो अपनी जगह देखें, फ़ौज लगी हुई है ना नॉर्थ वजीरिस्तान में, और फ़ौज जो है वो अपना काम करेगी। अगर फ़ौज काम करना चाहती है तो करेगी, लेकिन पाकिस्तान जो है मसला जो है शिमला मुआहदा जो है उससे सबकदोश हो जाए, और ये एक पहला स्टेप होगा उसका।
और यही जो है एक नई जहत जो है हम कश्मीरियों को जो है हमारी तहरीक को देगा। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं या उसके जो पॉलिसी साज लोग हैं वो इसको एक कश्मीर सेंट्रिक जो है वो इशू बनाएं। हमें जो है हम नहीं, तो बात तो ठीक कर रहे हैं। ये कश्मीर ये सेंट्रिक दबाव आओगा हिंदुस्तान की तरफ से तो ये सारी चीजें होंगी ना। नहीं नहीं, ये हमारी हमारी लीडर गालिब साहब आपके लिए और मेरे लिए ये जरूरी है, खास करके आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि हम इलेक्शन में नहीं जाते। ये जो हमारे भाई बुजुर्ग जो इलेक्शन में जाते हैं और इलेक्शन की खातिर आप दोनों, मैंने अपने इंट्रो में एक बात की थी, आप दोनों एग्री करते हैं कि अगर आपको ये हलाक करना है तो हलाक करते रहें, आपको इंडिपेंडेंट बनाना है तो इंडिपेंडेंट बनाते रहें, और अगर इंडिया के साथ रहना है तो वहां रह जाएं, लेकिन आपको एक राइट मिला हुआ है, एक प्रॉमिस किया गया एक राइट के लिए, उसको कंसीव करने के लिए कम से कम इकट्ठे हो। अच्छा, मैं इस पर एक बिल्कुल मुख्तार जवाब देता हूं। देखिए, उस राइट के लिए तो इकट्ठा, देखिए मेरी अर्ज सुने, मैं यही कह रहा हूं कि वो जो हक है देने या लेने वाली बात नहीं है, वो हक बुनियादी हक है आपका, अल्लाह ताला की तरफ से जो है आपको दिया गया वो हक है। मेरी यार सुने, मुख्तार में नहीं पॉइंट नहीं हुआ। बात ये है कि हमारी कौम जो है उसके अंदर बेअंत बेतहाशा जो है अपने मुल्क के लिए जज्बा है। वो जज्बा जो है एक स्टेज पर उसको जमा होने दिया जाए। जो मफाद परस्त हल्के हैं वो कम अज कम जो है अगर एक मुस्बत किरदार तहरीक के अंदर अदा नहीं कर सकते तो उससे हट जाए। जो बाकिरदार कुव्वतें हैं तहरीक के अंदर उन्हें काम करने दें, और वो फैसला जो है यकीनन जो है वही फैसला होगा जो कि कश्मीरी कौम चाहती है, और अच्छा फैसला होगा। कश्मीरी कौम सिर्फ स्टेज चाहती है? नहीं, ये गलत बात है। यू आर जनरलाइजिंग दिस। कश्मीर वो लोग चाहते हैं जिन लोगों ने मिसाल के तौर पर आपका मिलियन मार्च जो है सबटाज किया है, वो लोग चाहते हैं जो असेंबली बेख्तियार असेंबली जो है, बेख्तियार इस्लामाबाद की असेंबली में अपने नकाश साहब ने कहा कि 40 लाख रुपया लेकर यहाँ आए हैं, मुझे और जफर खान साहब को दे देना, वो देखें हम 40,000 डबल मिलियन मार्च 40 लाख, अब तो 40,000 से बहुत कुछ आप यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद गालिब साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर जफर खान, दोनों तरफ यही हाल है, दोनों तरफ यही हाल है, उधर भी यही हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू होती रहेगी। इंडिया के खिलाफ हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन 2-3 बातें मैंने बड़ी जबरदस्त पिकअप की है इंडिया के बारे में। पहली बात यह है कि मोदी सरकार ने स्विस बैंकों को ये कहा है, स्विस गवर्नमेंट को ये कहा है कि हमारे पैसे वापस करें जो स्विस बैंकों में इंडिया का ब्लैक पैसा पड़ा हुआ है। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ये जरूरत कर सकती है कि हमारे पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा भी स्विस बैंक में जो है वो वापस लाया जाए? दूसरी बात नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छी की है, क्या ये पाकिस्तान में भी हो सकता है? नरेंद्र मोदी ने इंडिया की सफाई, गलियों, स्ट्रीट को साफ करने के लिए खुद जो है मुहिम चलाई। उसमें फिर अमिताभ बच्चन शामिल हुए जो फिल्म स्टार हैं, फिर तेंदुलकर शामिल हुए जो क्रिकेटर हैं, और उनके फिल्मी एक्टर्स ने ये मुहिम शुरू की हुई है। क्या पाकिस्तान में भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब झाड़ू पकड़कर पाकिस्तान की गलियां साफ करने के लिए बाहर निकल सकते हैं? ये सवाल है। कश्मीरियों के पास पैसा भी बहुत है, इनिशिएटिव भी बहुत है, लीडर भी बहुत है। यहाँ बरतानिया यूरोप के अंदर भी मौजूद हैं, मुतैद नहीं है। जब तक ये खुद मुतैद नहीं होंगे, काज के साथ कमिटेड नहीं होंगे, और ये आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के लीडरान के पीछे चलकर अपना पैसा और वक्त ज़ाया करते हैं, इससे जब तक नहीं निकलेंगे ये अपनी तारीख को आगे नहीं ले जा सकते। अपना ख्याल रखिएगा। शिराज खान को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।